जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के फ्रंट न्यूज़ पे कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे और उसकी डिटेलिंग को भी समझेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें होंगी उसे समझा जाएगा। बात करी जा रही है यूएस कोर्ट की, तो अदानी केस बहुत हाईलाइटेड अभी चल रहा है। बात किस चीज़ की करी जा रही है, तो अदानी ग्रुप जो है उस पे आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रुप वो ब्राइबरी किया है, करप्शन किया है। किस चीज़ में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शेयर मार्केट होती है और यहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स प्लस जो लीडर हैं उनको भी यहाँ पे ब्राइबरी करके ये चीज़ें हुई हैं, जिसके कारण से बहुत सारी ये फ्रॉडरी में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है अदानी के शेयर्स की। तो अदानी का शेयर्स आपको याद होगा एक समय था बहुत तेजी से घटा था नीचे, तो जैसे ये ऊपर 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 गया था वैसे ही तेजी से ये नीचे भी आया था। तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जिसके कारण हिंडरबर्ग रिपोर्ट, यहाँ पे यूएस की ये रिपोर्ट बनाती है, इसने बताया था कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लीन चिट मिल गई थी, केस रिजॉल्व हो गया था यहाँ पे। अब यूएस के न्यूयॉर्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे इंडिक्ट किया है, चार्जेस किया है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो अदानी की जो एनर्जी फर्म्स हैं स्टॉक अभी तो सिंक हुई हैं, लेकिन बात करी जा रही है इसके बाद भी ये अचानक से सरप्राइज रिबाउंड हुआ है। यानी देखिए, जो मार्केट में गिरनी चाहिए थी वो तुरंत पुनः उठ गई। तो यहाँ से बातें निकल के आ रही हैं 12 नवंबर से, और ऐसे 19 नवंबर और 20 नवंबर के बीच फ्राइडे के बाद नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होती है स्टॉक मार्केट की, तो ऐसे ही रिबाउंड किया है। तो यहाँ पे मार्केट इसका नीचे जाने के बजाय पुनः ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं इसी से समझ सकते हैं हम लोग जो भी शेयर होल्डर हैं यहाँ पे किस हद तक यहाँ से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि अदानी की बहुत सारी शेयर्स हैं, जैसे अदानी ग्रीन हो गई, अदानी पावर हो गई, अदानी पोर्ट हो गया, बहुत सारे अब इनके शेयर हो गए हैं। और वन ऑफ द रिचेस्ट ह्यूमन बींग आते हैं, बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, ये कंसिडर किए जाते हैं। तो इंडिया और यूएस की जो टाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनी है, यही यूएस की गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे बोल रहे हैं। देखते हैं किस हद तक ये चीज़ें जाती हैं। बीएससी क्या है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज ये जानी जाती है। एशिया की सबसे पुरानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानी जाती है, जो 2.5% के ऊपर यहाँ पे पहुंची। तो जनरली डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री चल रहा था, लेकिन रिसेंट वीक में ये एक प्रकार से बहुत तीव्र गति से स्पाइक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताया उसकी डिटेलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सेबी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उसको अगर देखेंगे बैकग्राउंड डिटेलिंग में, तो यहाँ पे सेबी निकल के आएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना करी जाती है कि जो भी शेयर मार्केट होगा उसकी देखभाल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, वो चीज़ें चलेंगी। तो जो भी कमोडिटी मार्केट है उसकी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसको डाली जाती है कि भैया देख रेख करो। अब इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना कर दी जाती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे। इसको इस समय स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी पावर देके स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है 30 जनवरी 1992 में, ये सेबी एक्ट लाकर। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब तक नहीं रहेगा स्टैट्यूटरी बॉडी बन ही नहीं पाएगी। अगर केवल रिजोल्यूशन से पास हो गया चीजें, तो कौन सी बॉडी बनेगी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ही बन पाएंगी। बाद में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया गया और ये चीजें लाई गई। सेबी मैनेज किया जाता है बहुत सारे मेंबर के द्वारा, जिसमें कौन कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 2 मेंबर होते हैं,
ऑफिसर कहाँ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर रिजर्व बैंक से होते हैं, 5 जो बाकी के मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनमें से 3 जो हैं ऑल टाइम मेंबर होते हैं। अमेंडमेंट की बात करी जा रही है तो 1999 में इसमें चेंजेज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, और ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, तो मतलब जो भी चीज़ें सेबी के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें आएंगी किसको छोड़ के, यहाँ पे निधि फंड, चीट फंड, कोऑपरेटिव्स, इनको छोड़ करके सारी चीज़ें सेबी के अंतर्गत डाल दी गई हैं। S.A. देव साहब पहले चेयरमैन इसके होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे यहाँ पे, आज की जो चेयरमैन है वो कौन है, एक लेडी है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट दिया जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो वीडियो अपडेट होता है वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। दूसरी जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है बाकू समिट की। बाकू समिट की जब बात करता हूँ तो रिसेंटली अभी आपको बता दूं, अजरबैजान एक कंट्री है। अजरबैजान कितने कंट्री से ये बॉर्डर टच करती है, मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि 2035 तक $235 बिलियन NCQG के रूप में यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री ऑफर करे। इससे कम तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे बात पैसों की ही हो रही थी, कन्वेंशन ऑफ पार्टी COP29 में यही बातें चल रही थी। तो NCQG एक टर्म निकल के आया है। अब इस चीज की जो बातें चल रही हैं कि 2030 तक अगर सही मायने में कोई चीजें हेल्प करने की जरूरत है तो 700 मिलियन की आ सकता है, लेकिन ये भी चीजें सही प्रकार से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पैसे की जब भी बात आती है, मनी की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, तो डेवलप्ड नेशन सारी की सारी प्रॉब्लम लिस्ट डेवलप्ड कंट्री पे थोपना चाहती हैं, डेवलपिंग कंट्री पे थोपना चाहती हैं, इमर्जिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री पे थोपना चाहती हैं। यहाँ पे ब्राजील का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आया है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे कोऑपरेशन देने की ज़रूरत है फिनेंशियली, ताकि हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल का इमिशन कर रहे हैं कार्बन का, उसको हम कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे, तभी तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम कर पाएंगे। नहीं, और इसके लिए क्या चाहिए, हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अजरबैजान में यंग एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे लोग, ये लोग कॉन्फ्रेंस के आगे जाकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये तो गलत बात है, आप सारी की सारी G20 वाले नेशन पे बातें रख दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि पैसे का इस्तेमाल G20, और G20 में रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया है इंडिया ने, और ऐड करने के बाद G20 नेशन में ये भी आ गया है। G20 नेशन में अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्री आते हैं। अफ्रीकन यूनियन में क्या वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ये बताइए, क्योंकि वो तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, कुछ वहाँ पे इमर्जिंग कंट्री आते हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्री में हैं अभी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पैसे को लेकर के, जिसका नाम यहाँ पे क्वान्टिफाई कर रहा है क्या, NCQG टर्म यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया वो चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ह्यूमनॉइड टीचर की बात करी जा रही है, ये जो कि लर्निंग को और आसान बना देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है, जिसका नाम नोवा है। ये केरला के कोल्लम जिला में, गांव की बात करें अगर तो पुनलूर, ये 14 नवंबर को ये रोबोट है जिसका नाम क्या है, नोवा। तो बच्चों से इंटरेक्ट हो रही है और बच्चों को भी सीखने में काफ़ी मदद हो रही है। तो समझ सकते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मानव किस हद तक जाकर के आने वाले समय में कर सकता है। अभी तो ये इंसेप्शन है, शुरुआत है ये दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में इसका हम डिफेंस में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में तो स्टार्टिंग कर ही रहे हैं, नॉलेज हब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोच ही रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या ऐसा कोई समय आ सकता है कि ये रोबोट ही हम पे रूल करने लगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे रोबोट पिक्चर, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी है। तो क्या वो चीज़ें संभव हो सकती हैं? तो देखिए, इसमें बहुत बड़ा डिबेट है। ये संभव हो भी सकती हैं, संभव नहीं भी हो सकती हैं। सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करती हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसे इनको कितनी पावर दे रहा है और किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, उसको उस सारे एस्पेक्ट को हमें देखना पड़ेगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है। केरला जैसे जगह पे जो बच्चे इंटरेक्ट हो रहे हैं, अच्छी लर्निंग स्किल्स आएंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे दिल्ली की अगर बात करें नेक्स्ट में, तो ग्रैप 4 लागू हुआ है। ये ग्रैप 4 क्या होता है? तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये जब भी ग्रेप 1 लागू हुआ था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जब 2 लागू हुआ बढ़ा तो 3 लगाए नहीं है लोग, और 4 भी लगाए, तब जा करके ये प्रॉब्लम यहाँ पे निकल गया। तो प्रॉब्लम इनको दिख रहा है और ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये बढ़ती जा रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का काम ही होता है कि दिल्ली के NCR वाले रीजन में यहाँ पे पोल्यूशन की चेकिंग करना, देखना किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन 500 पे अटका हुआ है। सही मायने में अगर बताएं तो 500 से नीचे नहीं जा रहा है आज के डेट में। तो ये कितना सीवियर है? मोस्ट सीवियर की अगर कैटेगरी हम देखें पोल्यूशन की, तो 200 प्लस पे ही सीवियर की कैटेगरी ली जाती है, और हम लोग 500 जे रहे हैं। स्विस की एजेंसी ये बता रही थी यहाँ पे कि हम 500 पे नहीं बल्कि 1100 के चल रहे हैं। तो कई कई कंपनी का जो पैमाना है बेस लेने का वो अलग अलग है, उसके कारण यहाँ पे अंतर पड़ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो 25 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ये बोला है, आप लोग इस पे हस्तक्षेप मत करिए, हम देखेंगे तब जाकर के ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में कुछ बदलाव आ सकती है। आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं दे दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली का लोकेशन दिखा रहा होगा और एयर क्वालिटी बहुत ही सीवियर दिखा रही होगी। तो ये जो पोल्यूशन है आप इस एप्स पे देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है NCR रीजन का। कुंडली, लोनी, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, सारा का सारा एकदम रेड से ब्लैक की तरफ पहुंच चुका है। और अगर 500 एयर क्वालिटी चली गई है तो आप देखिए इसके क्या पर्टिकुलेट मैटर है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अमोनिया 68 ppb है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है 1453 ppb, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बात जान लीजिए आप। तो इस कंडीशंस में दिल्ली के लोग, दिल्लीट्स पीपल आर फेसिंग सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो ये बहुत ही सीवियर है। इस पे गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए, एक पॉलिटिकल विल निकल के आना चाहिए। किसी पे आरोप लगाने से पहले मिल के कार्य करने के लिए सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता किस हिसाब से जूझ रही है। और उनके लिए तो अवश्य से सोचना चाहिए कि वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे जीवन को यापन करेंगे, व्यतीत करेंगे, उनके पास कैसी सुविधाएं हैं। क्योंकि दिल्ली में सभी लोग ह्यूमन हैं और सभी लोगों को स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल और एडिटोरियल है, उसको हम देखेंगे। सही मायने में यहाँ पे अगर बोलूँ मैं एडिटोरियल की, तो यहाँ पे अदानी की सील्डिंग हो रही है, यानी रक्षा हो रही है कहीं ना कहीं। तो US का एक्शन यहाँ पे जो भी चला है, डोमेस्टिक प्रोब एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग डोमेस्टिकली ही यहाँ पे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिकली अगर कोई भी करप्शन पकड़े जा रही है उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो भारत के लिए बहुत शर्म की बात है, यहाँ पे इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। और जो भी डोमेस्टिक एलिगेशन लगाई गई हैं उस पर कुछ मिला ही नहीं है। जबकि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
भारत के जो बिलियनियर हैं बिजनेसमैन गौतम अदानी, उन पे इस प्रकार का आरोप लगा सकती है। तो हम लोग इस प्रकार की चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं अगर पकड़े जाते हैं तो। हिंडनबर्ग रिसर्च में यही इसी प्रकार की चीज़ें हैं कि जो शॉर्ट सेलर है, यानी शॉर्ट सेलिंग की चीज़ें आपको बताए थे। मान लीजिए शेयर मार्केट 1000 है, 1000 अच्छा नहीं लग रहा है, 10,000 कर देते हैं, 10,000 रुपीज़ है, और यहाँ से शेयर मार्केट ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा तो इसका दाम हो गया 50,000, और यहाँ से ये शॉर्ट सेलिंग कर दी है, इसका मार्केट सीधे यहाँ पे आ गया क्या 12,000। तो अब सोचिए यहाँ से यहाँ बढ़ाए तो भी बेनिफिट में पहुँचे, और शॉर्ट सेलिंग जो किए इन्वेस्टर लोग बड़े, वो भी बेच के भी पैसा कमाए। तो बेचे तो जिनका घाटा गया तो चले गए, लेकिन उनका पैसा उन्हीं के पास ही तो गया। तो ये शॉर्ट सेलिंग हो जाती है। इसी रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिसर्च ने बताया कि यहाँ पे करप्शन हुआ है और मोदी की रेजिम में एक प्रकार से चीज़ें हुई हैं। जो रिलक्टेंस है, ये इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार का एक्शन लेंगे ताकि चेकिंग हो, करप्शन पता चले। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पे जांच करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं अपोजिशन की, बैठ के इस पे विचार करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइजेज भी बात करी जा रही है, जो डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मैं बताया। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कही जा रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी बनती है कि सही प्रकार से इस पे चेक्स एंड बैलेंस किया जाए, लेकिन यहाँ पे केवल बैलेंस किया जाए, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इसी की बातें बोल रहे हैं यहाँ पे अदानी प्रोब में, लेके अदानी के जांच वाले चीज़ों में, क्योंकि सेवरल स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे। मोस्ट नोटेबली बात करी जा रही है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम यहाँ पे इंडिक्टमेंट में आया है, मतलब चार्जेज लगाई गई है कि आंध्र प्रदेश के जो फॉर्मर सीएम थे अभी, तो फॉर्मर सीएम के ऊपर यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रीन एज्यूर पावर लिमिटेड इसमें घपला हुआ है, ये सोलर पावर में इसमें घपला हुआ है। लगभग 2000 प्लस करोड़ की यहाँ पे चीज़ें खाई गई हैं घूसखोरी के रूप में। तो यहाँ पे नॉन बीजेपी पार्टी जो है, जो अभी स्टेट चला रही हैं, तो आज के परिदृश्य में तो अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन जो रूल करते थे जिस वक्त, उस समय अलग पार्टी थी। तो क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है, हम किस हद तक जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करी जा रही है कि एक इंडिविजुअल को, यानी नागरिक की बात करी जा रही है, सिटीजन की, हम उसको सुरक्षा दे सकते हैं, न कि बड़े बिजनेसमैन या टाइकून को हम बहुत ज़्यादा सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। जब भी सुरक्षा का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो व्यक्ति की सेफ्टी की बात नहीं, यहाँ पे लॉसेस की बात हो रही है इंडिविजुअल की, करप्शन की बात हो रही है, जो लोग बड़े लोग मिलके करप्शन कर रहे हैं, उसी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे थी। सेबी की बार बार डिटेलिंग यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पे, उसको देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो वो एडिटोरियल में आया हुआ है, उसको अच्छे से हम कवर करेंगे। बात करी जा रही है डेमोक्रेटाइजिंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो वो चीज़ क्या निकल के आ रही है, तो जो भी बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनी हैं, उनका कंसर्न है पॉलिसी में बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड बिग टेक कंपनी जो भी हैं, बिग टेक की जब भी नाम ले रहा हूँ तो मान के चलिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ओपन एआई वाली चीज़ें हो गई, तो ये इसी सब बिग टेक की कंपनी हो गई, फेसबुक हो गई। तो इन सब की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं, वो छोटे कंपनी को कितना हद तक रास्ता देंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो वही सपोर्ट की बात करी जा रही है कि लोकल स्टार्टअप अगर कुछ हो रहा है इस प्रकार, तो सपोर्ट करने की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, क्योंकि आने वाला समय इसी का है, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो जो भी टेक डोमिनेंस है, चैलेंजेस बहुत सारे भारत के सामने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपना प्रभुत्व डोमिनेंस दिखाती हैं। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा रकम की ज़रूरत पड़ती है। अगर जेमिनी अल्ट्रा की बात करें 2022 में, तो $200 मिलियन
लगा है इसको ट्रेन करने में। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हैं जो आपको समझने में यानी इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है। तो यहाँ पे गरीब कंट्री जो इमर्जिंग नेशन है वो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी सोचने योग्य बातें हैं। और भारत जैसी कंट्री में सबसे पहले यहाँ पे तो बेनिफिट देखा जा रहा है कि कौन इन्वेस्ट करेगा, उससे कुछ आउटपुट निकलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एआई की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें हैं आज के डेट में। तो ये नहीं कि तुरंत किए तुरंत आपको लाभ होगा। आने वाले समय में जब लोग जानेंगे तभी तो उपयोग करेंगे। और कितने लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जान रहे हैं, अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉलिसी का जो भी प्रपोजल हो रहा है वो इन्वेस्टिंग पर्पस से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपिंग, ये सब मॉडल पे किया जा रहा है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करी जा रही है। एआई के सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एआई के सहायता से हम किसी का इमेज बना सकते हैं, एआई के सहायता से हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटिव एआई की सहायता से हम लोग इस प्रकार की चीज़ें भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बिग टेक कंपनी की बहुत वाइड रेंज में डेवलप करने की रूट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, वर्क फ्लो भी वहाँ पे ईजियर होता है, इफ़िशियंट हो जाता है, बहुत सारे उनके पास टूल्स हैं। ये डोमिनेंस की बात करी जा रही है। जो बड़ी कंपनी है बिग टेक, उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो भी वीडियो एनालिसिस यहाँ पे करता है बहुत आसान हो जाता है अगर यहाँ पे एआई की मदद लेता है। तो टेक की बात करें बड़े बड़े तो इंड टू इंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे चीपर हो जाता है और बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। बिग टेक जो भी डाटा की मोनोपोली रखते हैं वो भी एक प्रकार से प्रॉब्लम की बात है। डाटा की मोनोपोली रखने पे हमें क्या चीज़ें मालूम चलेगी। डाटा इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और किस प्रकार से ये कॉम्पिटिटिव एज तैयार करता है। तो जाहिर सी बात है अगर एक हैंड में है मोनोपोली हो जाएगी। याद करिए अंग्रेजों ने मोनोपोली कर दिया था ट्रेड पे और वो भारत से प्रोडक्ट जाता था और वही हमको वहाँ पे जाके इंग्लैंड में बन के भारत आता था तो हमसे पैसा चार्ज करते थे। जबकि हम लोग अपने बनाए प्रोडक्ट को वहाँ पे भेजते थे तो हमसे क्या करते थे, वो एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी लेते थे हम इसे। तो हमारा लोगों का माल वहाँ पे महंगा हो जाता था और वो मशीन से बना के हमारे यहाँ भेज देते थे इंडिया में, तो वहाँ यहाँ पे सस्ता। तो सारे लोगों का यहाँ सारे लोग सस्ते माल को खरीदना स्वीकार किए। हैंडमेड जो भी हम लोग अपने हाथ से बना के बेचते थे वहाँ पे, तो शुरुआत में तो उसका प्राइस मिला। बाद में जब मशीनी करण हो गया, मशीनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तब ये चीज़ें नहीं होने लगी। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये एंगल आप जोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो भी पर्टिकुलर बिग टेक की बात करी जा रही है वो कॉमर्शियल फॉर्म्स को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रायोरिटाइज क्या है यहाँ पे, क्या प्रायोरिटी है? तो डिफरेंट अप्रोच एआई के फील्ड में लाना पड़ेगा। वो क्या, तो बिग डाटा को लार्जर और बेटर बनाना पड़ेगा, इमेजिनेशन ऑफ एआई को और अच्छा करना पड़ेगा और इसमें और आगे जा करके हमें हर प्रकार से जो भी रूल्स रेगुलेशंस वेलफेयर के लिए हैं वो यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा। मॉडल ऑफ एआई तैयार करनी पड़ेगी ताकि इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम यूज कर सके, कितना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉलेज की बात करी जा रही है, एक्सपीरियंस की बात करी जा रही है, इसको हम किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को। यहीं पे अनादर मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे खो सकता है। वो क्या, कि हम लोग इसको हर प्रकार से इन चीज़ों को देखने की हमें आवश्यकता है। ये नहीं कि आज के डेट में अगर चल रहा है तो इस पर हमें डिपेंडेंस ही पूरी हो जाए। तो बिग टेक पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली साइन किया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव, तो ये इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है जो हमको ये बताएगी कि किस प्रकार से हम कंट्री के साथ कोऑपरेशन करें, किस प्रकार से एआई का उपयोग करें, किस प्रकार से एआई में कितना हद तक हम चीज़ें जाएंगे। तो कौन तय करेगा, तो ये कंट्रीज तय करेंगी, इनके लिए रेगुलेशन बनाएंगी ही बनाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है जो लास्ट में डाल दिया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात आ रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड टर्म है, कोई एक सिंगल छोटा टर्म नहीं है। अगर उसकी एआई की हम बात करें दोस्तों, एआई सस्टेनेबल वे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे में एआई को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हर प्रकार की इसकी 17 जो गोल हैं वो आ जाएंगे। 169 टारगेट हैं वो इसके अंदर
वो भी आ जाएंगे। तो इसको सस्टेनेबली डेमोक्रेटाइज की बात करी जा रही है कि किस प्रकार से हम इसको सही तरीके से वर्ल्ड लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चल रहे हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए। ये एक पिक्चर मैंने निकाली थी डीप एआई से, आप लोग देख सकते हैं, जो बहुत ही यहाँ पे सुंदर लग रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिक्चर ऐसे आप जनरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कोई रियल पिक्चर नहीं है, ये जनरेटिव इमेज की सहायता से मैंने आपको ये पिक्चर दिखा रही है। तो ये पिक्चर एक आउल का है, जिसके कारण मैं देखना चाह रहा था कि ये जनरेट कैसे होता है, लगता कैसे है ये इमेज। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सिमिलर टाइप से है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा तो चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन बट एक जनरेटिव इमेज कुछ ऐसा ही दिखता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब चीज़ें आई हैं तो हर फील्ड में, मेडिकल से लेके टेररिज्म तक और यहाँ पे डिफेंस से लेके ट्रेड तक, एजुकेशन से लेके, मतलब किसी भी फील्ड में आप जाइए, ये आपके लिए और आसान कर देता है, चीज़ों को इफ़िशिएंटली यूजेस कर सकते हैं आप। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आती है। काफ़ी अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में झांसी एक जगह है, यहाँ पे जो झांसी मेडिकल कॉलेज में इंसिडेंट हुई है उसी की बात करी जा रही है। जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। 10 के आसपास बच्चों की डेथ हुई है। ये वही औरत है, ये वही व्यक्ति है जिसने कई सारे बच्चों को उस मेडिकल से उस रात निकाला जब मेडिकल कॉलेज में फायर लग गई थी, आग लग गई थी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब आग लग जाने की वजह से यहाँ पे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए थे, ये बोला जा रहा है कि वो एक्सपायर हो गए थे। यहाँ पे यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि वो अगर सही होता तो कुछ हद तक चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती। तो इसमें किसकी गलती है? सही मायने में क्या गलती इसकी है कि वहाँ पे कैपेसिटी 15 से 20 बच्चों की थी, तो वहाँ पे 60 के आसपास बच्चे ले लिए गए। देखिए, ये कोई प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं है। 60 बच्चे थे, ठीक है, ये एक प्रकार से एस्पेक्ट है, इसको कंसीडर करा जाएगा, ये छोड़ा नहीं जाएगा, कंसीडर करा जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ पे आग लग गई तो इस प्रकार की चीज़ें तैनात सही ढंग से अपने सुचारू रूप से उपस्थित क्यों नहीं थी, ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट क्यों वहाँ पर था। जबकि हाल ही में झांसी मेडिकल कॉलेज को बहुत हाईटेक बताया गया था, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनके घर में डेथ हुआ है। देखिए क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की। भारत की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मेडिकल की, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कोई वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे अगर तुलना कर लें तो बहुत ही बेकार परिस्थिति में आ जाएंगे हम लोग। कहा जाता है WHO को आंकड़े के द्वारा 1000 पे पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे 2500 लोगों पे एक डॉक्टर तक नहीं है। तो ये परिस्थिति भी है कई स्टेटों में, तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो भारत की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपनी चीज़ों को सही और सुचारू रूप से लेकर के आएंगे। अब झांसी मेडिकल कॉलेज की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यूपी है, यहीं पे ये चीज़ें हुई हैं। तो अगल बगल के जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं वो सारे स्टेट इसी मेडिकल कॉलेज में घूमते अपने ट्रीटमेंट के लिए घूमने आ जाते हैं। तो ये लोग आके यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसके कारण भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो अगर इनके ही ज़िले में, इनके एरिया में इस प्रकार की सुविधाएं दे दी जाएं तो भी ये बहुत सारी चीज़ें हद तक कम टाली जा सकती हैं, क्योंकि अपने एरिया के लोग वहाँ पे वो सारी चीज़ें अच्छे से कॉप अप कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। तो रीजनल लेवल पे हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी सुचारू रूप से डेवलप करना पड़ेगा। आशा करते हैं जो भी इसमें दिया है वो चीज़ें आपको ग्राउंड जीरो में मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिजाइन करी जाएगी फिर नई स्टाइल से। तो ये देख सकते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोडक्शन, इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है। अगर बात करी जाए वंदे भारत की, तो ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रसिया की। तो इंडिया में किसकी? तो इंडिया का PSU रेल विकास निगम, और यहाँ पे रसिया की एक TMH कंपनी है। वो दोनों लोग मिलकर के इसमें क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। तो ट्रांस
मास होल्डिंग, TMH इसका नाम है। अब जब इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फेयर भी बढ़ा दिया जाएगा। तो तैयार रहिएगा, फेयर बढ़ने ही वाला है। और वैसे भी इन्फ्लेशन देश में बहुत तीव्र गति से बढ़ ही रहा है। बात करी जा रही है इसकी टोटल कॉस्ट की, तो लगभग आएगा $6.5 बिलियन के आसपास, तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए आ ही जाएगा। तो फेयर कैसा पे करना पड़ेगा। बात करी जा रही है इसकी एक और चीज़ कि जो स्लीपर कोचेज है उसको, उस सीट को बदला जाएगा और सही प्रकार से अपग्रेड किया जाएगा। तो देखते हैं क्या रेटें आती हैं। वंदे भारत में कौन कौन चढ़ा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख ही दीजिएगा, मैं तो नहीं चढ़ा हूँ। WHO की बात करी जा रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो एमपॉक्स क्या होता है? ये मंकी पॉक्स होता है। तो मंकी पॉक्स की अगर पिक्चर देखें तो ये डिजीज कुछ इस प्रकार से दिखती है। बच्चों में चाहे किसी भी व्यक्ति में अगर हो जाए तो ये इम्पैक्ट करती है, कितने हद तक जान भी लेती है। तो ये एक वायरल डिजीज है दोस्तों। ये WHO कह रहा है कि बहुत सारी केसेस बढ़ रही हैं। इसकी शुरुआत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से शुरू हुई थी। तो बहुत हद तक ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो एपिडेमिक के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में भी रिसेंटली केरला से कुछ केसेस निकली थी, हरियाणा से कुछ केसेस निकली थी। तो ये कहानी है, ये इससे बच के रहने की ज़रूरत है और ये काफ़ी तीव्र गति से कंट्री में अफेक्ट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल का स्ट्राइक हमेशा दिखाते ही हैं, तो हर दिन ये नया चीज़ें मिलता है हमको देखने के लिए। ICC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है ICC, वो उसने वारंट निकाला था नेतन्याहू के खिलाफ, गैवडा के खिलाफ और हमास के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे फिर से स्ट्राइक करके लोगों को टारगेट किया है इसने। इजराइल का काम ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के डेट में अगर देख लें तो एक प्रकार से जीनोसाइड की अगर बात करें तो जीनोसाइड चल रहा है। जीनोसाइड क्या होता है? एक विशेष कम्युनिटी को आप जब लार्ज स्केल पे टारगेट करके उनको मर्डर करते हैं उसे जीनोसाइड कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया तो वो होमिसाइड होता है। उसी की बात करी जा रही है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे हमास के कुछ मिलिटेंट ग्रुप थे जिनको मैंने टारगेट किया। लेकिन यहाँ पे जो भी हमास के ग्रुप थे, चलो हम मानते हैं हमास को टारगेट किया, लेकिन वहाँ पे बच्चे भी थे। आप लोग समझ सकते हैं कोई भी कंट्री ऐसा कार्य नहीं करती है कि अगर किसी भी, मान के चलिए अगर प्लेन हाईजैक है तो उसमें 1 से 2 ही टेररिस्ट हों, लेकिन हाईजैक करने में उसमें 150 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 150 पैसेंजर हैं, तो क्या 150 दो को मारने के लिए हम 150 की जान ले सकते हैं? यहाँ पे 40,000 प्लस लोगों की डेथ हुई है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस हैं, वेमेंस हैं, ओल्ड एज पीपल हैं। तो सबसे ज़्यादा 20,000 प्लस चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स को टारगेट किया गया है। ये वही पीढ़ी है, चिल्ड्रंस प्लस वुमेन, जो आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं। तो ये आगे बढ़ाएंगे कैसे जब ये रहेंगे ही नहीं? तो टारगेट भी किस उद्देश्य से करा जा रहा है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे चुना है किसको? पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल बनाया है इन्होंने। पहले इन्होंने मैट गोइजे को किया था, लेकिन उनको यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग की वजह से उन पे आरोप लगा था, अब तो निकाल दिए गए हैं। यहाँ पे पैम बॉन्डी को यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना जाएगा। अब अटॉर्नी जनरल ये रहेंगी, देखेंगे क्या परिदृश्य है। जब भी हम इजराइल की बात करते हैं तो गाजा के नॉर्थ पार्ट पे यहाँ पे बमबारी कर रहा है इजराइल। 2 प्रकार से चीजें हैं, एक जेरूशलम आ जाती है और ये गाजा स्ट्रिप। यहीं पे पैलेस्टीनियन पीपुल की अगर बात करें तो ये लोग रह रहे हैं। जब से 1947 आया और UN का रिजोल्यूशन आया, एक पार्टीशन प्लान कि भैया आप लोग अलग अलग हो जाइए, एक साथ नहीं रह सकते तो लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्टीशन प्लान आया तो 2 अलग अलग ग्रुप बटी। पहला ग्रुप यहाँ पे इजराइल, दूसरा गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन का कुछ नॉर्थ वाला पार्ट भी था। अब यहाँ पे अगर डिटेलिंग देखें हम तो ये कहानी 1947 की है, लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं पार्टीशन प्लान के बाद तो यहाँ पे 6 दिन का वार चलता है बहुत भयंकर, और 49 से लेकर के 67 तक फिर चलते ही रह जाता
है। तो यहाँ पे कहानी इतनी बुरी हो जाती है कि जब कभी एक समय था पैलेस्टीनियन पीपुल की ये लैंड थी और जो जीविश सेटलमेंट थे वो एकाएकी व्हाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एकाएकी थे, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन प्लान होने के बाद इजराइल का निर्माण और पैलेस्टीनियन का निर्माण किया जाता है। जेरूसलम यूएन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रख दी जाती है। लेकिन अगर आगे बढ़े उससे तो यहाँ पे फिर से वार चलता है और सिकुड़ के ये और कम हो जाती है, यानी इनकी लैंड की जो एरिया है और कम हो जाती है। आज के परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन लगभग कितनी थी, गाजा की पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास थी, तो लगभग 50,000 को इम्पैक्ट किया है और लगभग 50,000 लोग तो ब्रूटली इंजर्ड हुए हैं। तो 1 से 1.5 लाख लोगों को तो ऐसे ही तबाह करके रख दिया है इसने, और जो भी पॉपुलेशन थी इसकी छितर बितर के रह गई है। कितने सारे लोग माइग्रेंट होके चले गए हैं। तो इजराइल की ऑक्युपाइड लैंड व्हाइट में आप देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर टच करता है आपका लेबनान से, यहाँ पे कुछ लोग निकल गए। सीरिया से भी गोलन हाइट का यहाँ पे इशू है इजराइल से। यहाँ पे वेस्ट बैंक से जॉर्डन में कुछ लोग आ गए, इजिप्ट में गाजा स्ट्रिप से इधर आ गए। तो बहुत सारी इशू निकल के आ रही है, लेकिन टारगेट आज के देश में परिदृश्य में बताएं तो नॉर्थ गाजा को यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोर्ट यहाँ पे ग्रैप 4 जो चीज़ें आपको बता रहे थे अभी, वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है कि आप इस पे छेड़खानी मत करिएगा, हम देखेंगे। और पुलिस को यहाँ पे हिदायत दी है कि पुलिस यहाँ पे फेल हो गया है, बॉर्डर से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसकी बैन यहाँ पे लगा दी जाती हैं। ग्रैप 4 में कि हैवी व्हीकल्स अलाउ नहीं होते हैं, उसकी एक गाइडलाइंस होती है, उसको इन्होंने फॉलो किया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट यही बातें कह रहा है कि आप लोग क्या किए, यहाँ पे इतनी सारी 500 प्लस के आसपास AQI पहुँच गया, तो आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जो भी बॉर्डर है दिल्ली का 100 प्लस बॉर्डर पे इस प्रकार की चीज़ें हुई, यानी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल जिसे अलाउ नहीं थी वो भी आ रही थी। और आपको मैं पिछले दिनों में बताया ही, सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर दिल्ली में कहीं हो रहा है तो वो आपके व्हीकल से हो रहा है, हैवी व्हीकल। उसके बाद टायर ब्रेक, जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, टायर घिसती है रोड पे और उससे कार्बन रिलीज होती है। उसके बाद कोल और फ्लाई आ जाते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और दिल्ली की ये चीज़ें आपको बताया ही था कि विंड का एक रोल है, रेनफॉल का रोल है, जिसके कारण जुलाई से लेकर सितंबर तक ये चीज़ें गिरती हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सितंबर बीतती हैं तो ऊपर तरफ चली जाती हैं। तो ये विंटर का सीज़न है और समर का सीज़न में हीट वेव आता है। तो भैया कब इस दिल्ली का पोल्यूशन गिरेगा? तो एक प्रकार से अगर बात करें तो पराली से ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो रही है व्हीकल से, जो भी गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस और डीजल वाहन, कार, मोटर्स, मोटरसाइकिल ये सब आ रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है कि क्लीन फ्यूल पे उन लोगों को ट्रांसफ़र करना है। क्लीन फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी पे, यानी बैटरी ऑपरेटेड कर दें, यानी ऐसा फ्यूल लेके आए जो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, तब जा करके ये चीज़ें घटेंगी। तो यही कंजर्वेशन प्लान है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, कई बार मैं बताया था, एक बार और देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। 9 रीजनल डायरेक्टोरेट है, स्थापना 74 में होती है। ये इसकी स्थापना वाटर प्रिवेंशन से होती है, एक्ट 74 से, लेकिन पावर ये लेती है 81 वाले एक्ट से, एयर से। और बोर्ड कंडक्ट करता है इन्वायरमेंटल असेसमेंट और रिसर्च, किस प्रकार से क्या होना है। दोनों नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कार्य करती है, यूनियन लेवल पे, और नेशन वाइड प्रोग्राम भी चलाती है। NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, फोकस किस पे करती है? एयर, वाटर, नॉइज, म्यूनिसिपल वेस्टेज, पॉल्यूशन पे करती है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एक्ट, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के वीडियो को अपने फेसबुक वाले एप्लीकेशन पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस प्रकार से करते हैं चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी मदद हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।